हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में क्या किया था, इंडेक्स 37 का रिवीजन। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, फर्दर कंटिन्यू। एक्स पैकेजिंग। अच्छा अब एक बात सुनो, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का क्या नहीं बनाना, कोई प्रोविजन नहीं बनाना। किसका नहीं बनाना? अब मेरे को पता है मैंने नया काम स्टार्ट करा है तो शुरू में क्या होगा, लॉसेस होंगे, तो उसका कोई क्या नहीं बनना, प्रोविजन। ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे पास कोई। एक तो है कि लीज एग्रीमेंट कर ही लिया, नहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आगे मैं गुड्स परचेज करूंगा 1 लाख का, ऑन रिस्क मतलब कोई क्या नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, करूंगा 1 लाख का, बेचूंगा 90,000 में। मुझे पता है स्टार्टिंग में मेरे को मार्केट जमाना है, तो इसलिए क्या सस्ता बेचूंगा ताकि फुटफॉल आ जाए। तो ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, बट क्या है, मुझे दिख रहा है कि अगले साल क्या होंगे लॉस, तो उसका मुझे कोई क्या नहीं बनाना, प्रोविजन नहीं बनाना। X Packaging Limited has two segments, packing division and paper division. The board of directors approved and announced a formal plan to sell the paper division. अब हमें इसको क्या करना है, जून तक इसको बेचना है, पेपर डिवीजन को। ऑपरेटिंग लॉसेस कितने के होंगे, 50 लैक्स के, 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक। मैनेजमेंट वांट्स टू इंक्लूड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अब फ्यूचर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कुछ क्या आएगी, इनकम आएगी, ऐसे कर कुछ रेंट सैलरी लगेंगे, तो कुल मिला के मुझे 50 लैक्स का क्या होगा, लॉस। और मैं ऑपरेशनल क्यों रखना चाहता हूँ तभी, क्योंकि अदरवाइज वो सेल नहीं होते, अगर बंद पड़े बिजनेस है तो नाम खत्म ही हो जाता है। तो मुझे बेचना है कब तक, जून तक, लेकिन जून तक मुझे उसका क्या होगा, लॉस होगा। तो उस ऑपरेटिंग लॉस का मुझे कोई प्रोविजन नहीं बनाना। शुड नॉट इंक्लूड द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। देखो ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है, फिक्स बात ही होगी कि मैं जगह किराए पर लूंगा, सैलरी दूंगा ही दूंगा, ये सब है, कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि आगे बच्चे कम आएंगे और फीस क्या आएंगे कम, और खर्चे क्या होंगे ज़्यादा। किसी के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन चलाए रखना है, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या है, बिजनेस पिक भी कर जाएगा। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी आपको प्रोविजन नहीं बनाना। जैसे जियो इनिशियल सालों में था, तो सैलरी लग रही थी और मार्केटिंग वगैरह कर रहा था, ह्यूज मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन रेवेन्यू ले ही नहीं रहा था, तो जब आगे आने वाले लॉसेस का प्रोविजन बनाना है क्या, नहीं बनाना। मैं अपना मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए कर रहा हूँ, पक्का। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी क्या नहीं बनाना, कोई प्रोविजन नहीं बनाना। अब प्रोविजन का मेजरमेंट किस पर करना होता है बच्चों, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, मटेरियल है, तो क्या करनी है, डिस्काउंटिंग, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल कब मानेंगे, जब 1 साल से आगे का हो, तो हमेशा आप क्या कर देना, डिस्काउंटिंग करनी है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है लिखा क्या हुआ है, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल है तो जैसे 1 साल बाद क्या 3 साल बाद देना है, लेकिन रुपये 5,000 ही देने हैं, तो फिर मटेरियल बात नहीं है, तो डिस्काउंटिंग नहीं करनी। लेकिन एग्जाम के पर्पज से क्या करना है, डिस्काउंट करना, अगर 1 साल के बाद का हो। तो एक्स टेलीकॉम लिमिटेड के ऊपर एक इनकम टैक्स का लिटिगेशन पेंडिंग है, और उसके लीगल एडवाइजर ने उसको क्या बोला है कि हम केस हार जाएंगे, तो मोर देन 50% चांस है, तो हमें क्या बनाना है, प्रोविजन। और कितने की वो बता रहा है, 1 करोड़ हो गया क्या, 1 करोड़ की लाइबिलिटी आएगी, और लाइबिलिटी कब आएगी, 2 साल के बाद। तो 10% क्या है, डिस्काउंट रेट है 2 साल बाद। बताओ अब क्या करोगे, तो 1 करोड़ का 2 बार की डिस्काउंटिंग कर दी, 82 लैक्स 60,000 आ गए। अब 1 साल बाद क्या होगा, या तो 82 60 में क्या कर दो, 10% ऐड कर दो, और या फिर क्या करो, ये 1 करोड़ यहाँ देने, 2 साल पहले की वैल्यू आ गई, अब इसमें एक 10% आगे ले जाओ तो ये वैल्यू आ जाएगी, या इसको 1% 1 साल पीछे ले आओ तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कहाँ जाएगा, बोरिंग कॉस्ट, मतलब फाइनेंस कॉस्ट माना जाएगा। उसके बाद अगले साल ये कितने तक पहुंच जाएगी, 1 करोड़। तो आप लाइबिलिटी कितने से, प्रोविजन कितने से बनाओगे, बाय पी एंड एल, कितना, 82.6 करोड़, जो भी है, ठीक है, जितना भी लाख करोड़। तो उसके बाद में बाय इंटरेस्ट, फिर सी डी, फिर अगले साल बाय बी डी, और इंटरेस्ट, फिर क्या हो जाएगा, कैश। समझ गए। तो डिस्काउंटिंग कब करनी है, जब क्या हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो, मटीरियल। श्योर। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, रिम्बर्समेंट राइट्स। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने आगे किसी को दे दिए तो मुझे क्या मिल जाएंगे वापस। नॉर्मल बिल्कुल क्या लगाने हैं, प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन का मतलब क्या है, मैं पहले तो एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या बेचता हूँ, मोबाइल, और बैटरी कहाँ से यूज़ करता हूँ, तीसरी पार्टी से मंगवा के अपने मोबाइल में यूज़ करता हूँ। अब कस्टमर को मैं बैटरी की क्या दे देता हूँ, वारंटी। कस्टमर को मैं बैटरी की क्या दे देता हूँ, वारंटी। तो क्या होगा, अब कस्टमर को अगर मैंने क्लेम आ गई वारंटी की, तो मुझे आगे मैन्युफैक्चरर से क्या मिलेगा, वारंटी का, मतलब बैटरी के वजह से जो क्लेम आई है वो वापस मिल जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट राइट। पक्का। अब इसके रूल बिल्कुल क्या है, नॉर्मल।
ये बच्चों स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्ट बन नहीं सकता इसका। एंटिटी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसके लिए, जो अमाउंट रिम्बर्स करनी है। पहला केस एंट्री का, पहले दो बातें सुन लेना। जैसे मैं सैमसंग का क्या हूँ, मोबाइल अपनी दुकान पे बेचता हूँ, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, अलग अलग। अब मैं कस्टमर को क्या कह के बेचता हूँ कि बैटरी की वारंटी है, लेकिन मेरे पास मत आना। कहाँ जाते हो आप, सैमसंग खरीद लिया आपने गणपति प्लाजा से, यहाँ पर एक मार्केट है मोबाइल का, वहां से आपने खरीद लिया, ठीक है। अब आपको वो लगा के दे देता है स्टिकर विकर कि यहाँ से सेल हुई है, वारंटी है। अब आपकी बैटरी खराब हो गई तो आप सैमसंग स्टोर जाते हो गणपति प्लाजा वाले के पास, आप सैमसंग स्टोर जाते हो, तो गणपति प्लाजा वाले का कोई क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो गणपति प्लाजा या नॉर्मल जो बेच रहा है रिटेलर, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो कहता है वारंटी है, बट सही कौन करके देगा, सैमसंग स्टोर करके देगा। तो क्या करना है, उसकी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, तो उसको कोई प्रोविजन नहीं बनाना। सेकंड केस, मैं डेल के पास से क्या लेकर आया, लैपटॉप, डेल के शोरूम से, उसमें लिखा हुआ है बैटरी की वारंटी है। बैटरी उसने कहीं और से खरीदी है, लेकिन मुझे सही कौन करके देगा, डेल करके देगा। तो वो सेकंड केस है। प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिम्बर्स्ड बाय अनदर एंटिटी एंड इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट रिम्बर्समेंट विल बी रिसीव्ड। अब मैं डेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। डेल का क्या है कि अगर जो मैंने डेल को किसको देना पड़ेगा, कस्टमर को, यानी कि मुझे, और डेल को आगे किससे मिल जाएगा, बैटरी वाले से, और बैटरी वाले से वो बिल्कुल सर्टेन है कि क्या होगा, मिल जाएगा। और सेकंड केस क्या है, बट रिम्बर्समेंट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन। तो बताओ, यहाँ मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, डेल को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और रिम्बर्समेंट वर्चुअली सर्टेन है, तो दूसरी तरफ क्या बना लेगा, एक्चुअल एसेट। एक्चुअल एसेट, क्योंकि वो क्या है, वर्चुअली सर्टेन है। मैं डेल लूँ, मैंने कस्टमर को बैटरी की, मेरे को लग रहा है कि जो भी इस महीने की सेल हुई है, जिनकी अभी तक वारंटी एक्सपायर नहीं हुई है, मुझे क्या लग रहा है कि मुझे उसके बदले में 1 लाख देने पड़ेंगे। तो 1 लाख का तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा, और उधर से क्या है, जितना मुझे वापस रिम्बर्समेंट आएगा उसको मैं एसेट भी बनाऊंगा। क्यों एसेट बनाऊंगा, क्योंकि वर्चुअली सर्टेन है कि मुझे रुपए मिल जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो क्या होगा, प्रोविजन तो बनाऊंगा, लेकिन एसेट कॉन्टीजेंट एसेट है, एसेट नहीं करूंगा, तो एसेट रिकॉर्ड नहीं करना। अब बताओ, इस केस में ना प्रोविजन ना एसेट, ठीक है। हमने मोबाइल बेच दिया, अब आपको सही कहाँ से करवाना है, सीधा उसके मोबाइल वाली कंपनी के सैमसंग के स्टोर से। ना प्रोविजन बनाना ना एसेट, यहाँ प्रोविजन भी बनाना है और एसेट भी बनानी है। यहाँ प्रोविजन तो बनाना है बट एसेट नहीं बनानी, क्योंकि वर्चुअली सर्टेन नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोज कर दो, कॉन्टीजेंट एसेट है, उसको क्या कर दो, डिस्क्लोज। अब जब दोनों बनाने हैं, पेपर में क्वेश्चन भी वही आएगा, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है, P&L में आप नेट भी कर सकते हो, ग्रोस भी। नेट ग्रोस का मतलब क्या है, टी, एक बार टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, इधर क्या बना दो, वारंटी क्लेम का प्रोविजन, और इधर क्या बना दो, रिम्बर्समेंट राइट, ठीक है। ये 100 है, तो ये मैक्सिमम कितना होगा, 100। ये 90 हो सकता है, 110 नहीं हो सकता। भले ही मुझे क्या है, आगे 100 देने पड़ेंगे और मेरे को सामने वाले से कितने मिल जाएंगे, 110, तो भी कितना करना है, 100 ही। 100 से ऊपर नहीं जाना। P&L में नेट करो या ग्रोस करो, आपकी इच्छा है। बैलेंस शीट में क्या आएगा, ग्रोस ही आएगा। ग्रोस आने का मतलब प्रोविजन अलग से आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, और एसेट अलग से आएगी, अदर करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, जो भी लगता है। ये कभी भी क्या नहीं कर सकते, नेट। P&L में क्या कर सकते हो, 100 और 90 को नेट 10 कर सकते हो, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस कोई पार्टी नहीं है, लेकिन ये पार्टीज है। ये टुवर्ड्स पब्लिक है, और ये क्या है, टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर ऑफ बैटरी है। मैं डेल लूँ, ये तो पब्लिक को देना है, और ये क्या है, बैटरी मैन्युफैक्चरर से लेना है, तो इन दोनों को नेट थोड़ी कर सकते हो। तो बैलेंस शीट में क्या नहीं करना, कभी भी नेट नहीं करना, ग्रोस दिखाना है। P&L में क्या कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। और एसेट किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, प्रोविजन से। एसेट प्रोविजन से कम कम या उसके इक्वल होगी। तो ये दोनों फिगर में से बड़ा कौन होगा, हमेशा ये, या इक्वल हो सकते हैं, ठीक। एक्स ब्यूटी सॉल्यूशन है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचता है, ब्रांड बीम, और क्या कह रहा है, बनवाता किससे है, वाई से। एक्स वाई से बनवाता है और आगे किसको देता है, बेच देता है अपने। इसके पास एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है वाई से, कि अगर कंपनी को कोई क्लेम देनी पड़ी तो 30% कौन दे देगा, वाई दे देगा। और क्लेम कितने की आ गई, 30 लैक्स की। तो बताओ क्या होगा, 30 लैक्स का तो क्या बनेगा, प्रोविजन, और 9 लैक्स की क्या बन जाएगी, एसेट। तो रिम्बर्समेंट कितने का, 9 लैक्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिम्बर्समेंट राइट। और प्रोविजन कितने का बनाना है, 30 लैक्स, ठीक। अब वर्ड प्रोविजन लिखा ICAI ने, तो आप भी प्रोविजन लिख देना। हालांकि जब अमाउंट पता है, टाइमिंग भी पता हो, तो क्या होगा, मतलब अमाउंट अनसर्टेन है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि टाइमिंग अनसर्टेन हो कि अब तक कब आएगी, इसलिए क्या बना दिया, प्रोविजन, ठीक है। तो वर्ड क्या लग दिया, प्रोविजन। तो प्रोविजन 30 लैक्स का, एसेट कितने की, 9 लैक्स की। एक्सपेंस में भी प्रेजेंटेड एज 21 लैक्स। एक्सपेंस में भी प्रेजेंटेड, एसेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सपेंस। बैलेंस शीट में एसेट क्या आएगी, सेपरेट आएगी, और प्रोविजन के साथ ऑफसेट नहीं होगी। क्वेश्चन 11th,
X Limited has entered into an agreement with selling agent Y, in accordance with which X Limited को एक बेस कमीशन देना है परसेंटेज का एक्सपोर्ट सेल्स का, और एडिशनल कमीशन देना है अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आ जाए। ये एजेंट है, इसको बोला मेरा माल बिकवा, जितने का माल बिकवा दिया उसका एक बेस कमीशन मिल जाएगा, से 5%, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे इंसेंटिव्स आएंगे, अगर इंसेंटिव्स आ गए तो उसका 1% और दूंगा, तो एडिशनल कमीशन किस पर मिलेगा? इंसेंटिव्स आने पर, और बेस कमीशन कब मिलेगा? सेल हो जाने पर। ठीक। As per the accounting policy of X Limited, it recognizes export incentives when actually realized on account of uncertainties in realizing such incentives। बिल्कुल सही है, incentives गवर्नमेंट से आने, तो जब तक अनसर्टेनिटी रिमूव ना हो तो हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है कि एक्चुअली रियलाइज होते हैं तभी हम क्या करते हैं? इनकम बुक करते हैं। ठीक। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड फॉर द ईयर। इस साल का 1-2 का एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अभी तक आया नहीं है, लेकिन होपफुल है कि क्या है, आ जाएगा अगले साल तक। ठीक। अब बताओ कि क्या कमीशन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं, बेस और एडिशनल। बेस पे तो कोई इशू ही नहीं है, करना ही चाहिए, वो तो देना ही देना है, सेल हो गई है तो वो तो देना ही है, उसका तो क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। अब एडिशनल कमीशन का ऑब्लिगेशन कब अराइज होगा? जब एक्सपोर्ट इंसेंटिव आ जाएगा। तो कोई पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं है जिसकी वजह से क्या एडिशनल कमीशन का ऑब्लिगेशन अराइज हो गया है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किससे अराइज होना चाहिए? पास्ट इवेंट से। एडिशनल कमीशन मिलना या ना मिलना पास्ट इवेंट नहीं है, वो आगे होगा। अब आप बोलो होपफुल है वो मिलेगा ही मिलेगा, होपफुल है वो मिलेगा, तो वो मिलने के चांस अगर 50% से ज्यादा है तो भी एडिशनल कमीशन तो असेट है, वो नहीं रिकॉर्ड करनी, क्योंकि वो तो कब करनी है? वर्चुअली सर्टेन। लेकिन वो ज्यादा है, इस वजह से आप क्या बना दो? प्रोविजन बना दो, क्योंकि वो क्या है, मिलने के चांसेस 50% से ज्यादा है, तो इस वजह से कमीशन देने के चांसेस क्या है? 50% से ज्यादा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेशन उसकी डेफिनेशन ही क्या है प्रोविजन की? अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। बट अभी तक ऐसा कोई पास्ट इवेंट ही नहीं हुआ है जिसकी वजह से देना पड़ जाए। तो भले ही इंसेंटिव्स आने के चांसेस ज़्यादा है, इंसेंटिव्स तो हमें तब तक रिकॉर्ड करने ही नहीं जब तक वर्चुअली सर्टेन ना हो, लेकिन उसके आने के चांसेस ज़्यादा है, इस वजह से उसका रिलेटेड कमीशन अभी रिकॉर्ड कर दें नहीं, क्योंकि कोई पास्ट इवेंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कमीशन। तो hence no provision for additional commission is to be made. The expectation to receive export incentive in next year would not make any difference। अगले साल मिलने का चांसेस है तो भी इस साल अभी कोई इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। श्योर? हाँ बच्चों, अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट करें? रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? चेंज इन मैनर और स्कोप ऑफ द बिजनेस। मैनर का मतलब बिजनेस वही कर रहे हैं लेकिन तरीका चेंज कर दिया। स्कोप का मतलब स्कोप ही क्या कर दिया? चेंज। सुनना ध्यान से। कितनी फीस है एफआर की, सीए फाइनल की? कितनी? फ्री? चलो, 8-10 हज़ार रुपए की फीस है मैक्सिमम, 10 हज़ार, 10 मतलब 5-5 हज़ार में पेन ड्राइव बिक रही है। ठीक है। अब इससे ज्यादा फीस किसकी मिलती है 11th पढ़ाने की? क्या करूं? मेहनत भी ज्यादा, सब कुछ करो, और इतना कचरा हो गया है कि पेन ड्राइव 5-5, 10-10 हज़ार में बिक्री। तो इससे बढ़िया तो क्या पढ़ो? 11th पढ़ा लो, मेहनत कम, पैसा ज्यादा, और आराम आराम से क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा की छुट्टी लेके राजी। तो ये कचरा हो गया, इस वजह से मैंने क्या कर दिया? स्कोप चेंज कर दिया कि अब इसके बजाय किस पर फोकस करें। समझ रहे हो? 11th 12th पे इसने कचरा ही कर दिया। और मैनर का मतलब क्या है? पहले फेस टू फेस पढ़ा रहे थे, अब किस पर आ रहे? पेन ड्राइव पे। तो काम वही कर रहे हैं लेकिन मैनर चेंज कर रहे हैं। स्कोप का मतलब क्या है? कि ये क्या मतलब है बताओ? 4-4 हज़ार में बताओ, इतना मार्केट खराब थोड़ी करते होते। तो इसके बजाय क्या कर रहे हैं? दूसरा कर ले। ठीक है, पक्का? तो चाहे मैनर चेंज करो चाहे स्कोप चेंज करो। अब जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ तो बंद होगा ही। जैसे फेस टू फेस से किस पर आया? ऑनलाइन आया। तो फेस टू फेस के लीज एग्रीमेंट तोड़ने पड़ेंगे, एम्प्लॉइज को हटाना पड़ेगा। भाई अभी स्टाफ है हमारे पास, चाय पानी वाला अलग है, रिसेप्शन वाला अलग है। ऑनलाइन में तो क्या है, उनकी जरूरत ही नहीं। बोलो लीज एग्रीमेंट तोड़ने पड़ेंगे, ये तो घर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये स्टूडियो क्या है, ये देख लो, ये रहा स्टूडियो, तो ये तो घर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। पक्का? तो मैनर चेंज हो गया, लीज एग्रीमेंट तोड़ने पड़ गए, तो उनका मुझे क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन। स्कोप का मतलब क्या है? मतलब 11th 12th पे जा रहा हूँ तो भी सीए वाले टीचर्स को उत्तर देना पड़ेगा। बोलो, या इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, मेरे पे कौन से इंडेक्स लगने। ये कौन सी कंपनी थी? स्कूटर बनाने वाली कंपनी किस में आ गई? बाइक में। जैसे बजाज स्कूटर बनाता था लेकिन आगे बाइक और स्कूटी पे आ गया, क्योंकि टाइम चेंज हुआ तो स्कूटर अब बन नहीं रहे, तो वो उसने स्कोप चेंज किया। तो स्कूटर वाले इंजीनियर्स काम के नहीं रहे, स्कूटर वाली फैक्ट्रीज काम की नहीं रही, स्कूटर वाले क्या, जो टायर परचेज करने के एग्रीमेंट, गियर परचेज करने के एग्रीमेंट, सबके साथ क्या होगा?
कटी होगी। तो जैसे ही उनको उत्तर देंगे तो क्या होगा, कुछ एग्रीमेंट्स हमें तोड़ने पड़ेंगे और उनकी पेनल्टीज हमें भुगतनी पड़ेगी। तो उनका क्या बनाना है, प्रोविजन। तो वो कब बनाना है, एक तो ये, और दूसरा किन तरह की कॉस्ट का बनाना है, किस तरह की कॉस्ट का नहीं बनाना है। दो बातें डिस्कस करनी है। पहले तो बनाना कब से, और बनाना है तो किन कॉस्ट का बनाना है, किन कॉस्ट का नहीं बनाना है। सबसे पहले प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट। जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है कि प्रोविजन की डेफिनेशन ही क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जब क्या है अमाउंट एस्टिमेट की जा सकती है और ये सब, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन इसमें प्रेजेंट कब हुआ, कब मैं सोचूं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते ही रहते हैं, आपके पापा, आप डेली सोचते रहते हो ये छोड़ के वो कर लें, वो छोड़ के ये कर लें। मैं भी मन में सोचता रहता हूँ कि ये इसकी बजाय इस चीज को ऐसे कर लें, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं इधर नाराज हो गया टीचर से कि आप चला लो, फिर मैं जा रहा हूँ, वापस अगले दिन खुद ही आ गया। तो ऐसे सोचने से थोड़ी होगा कि अब मैं रेंट एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, बिजनेस बंद कर दूंगा, अगले दिन फिर ही आ गया, क्योंकि ऐसे सोचने से थोड़ी होता है। तो कब होगा, ये तब होगा जब एंटिटी के पास डिटेल्ड फॉर्मल प्लान है। लोग सोचते रहते हैं इधर से उधर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन स्विच होना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो वो कब होते हैं स्विच, जब आपके पास डिटेल फॉर्मल प्लान हो। अब सुनो, मैं मनीष सर से नाराज होकर घर भाग गया, मैं कहा कि मैं नहीं चलाऊंगा, आप देख लो। वो पहले दिन तो मुझे मनाने भी आए, 4-6 महीने बाद फिर ऐसा हुआ, वो मनाने भी नहीं आए, उन्होंने फ़ोन किया। उसके 4-6 महीने बाद फिर ऐसा हुआ, उन्होंने ना फ़ोन किया ना मनाने आए, मैं खुद ही एसटीसी करा के आ गया। आगे बच्चे वेट कर रहे हैं। बोलो, तो हैज डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो, प्लस क्या हो, मैंने उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी हो। डिटेल फॉर्मल प्लान जिसमें मैंने ये सब कुछ सोच लिया हो कि ये ठीक है, उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट कर दी हो, हैज रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशन इन दोज अफेक्टेड बाय इट कि इट विल कैरी आउट द रिस्ट्रक्चरिंग, या तो कैसे करके प्लान को इम्प्लीमेंट करना या उसको अनाउंस करके। अब बच्चों को कह दूं कि मैं अगली बार से क्या है सिर्फ अपना ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ाऊंगा, तब क्या हो गया, अनाउंस कर दिया मैंने। तब क्या कर दिया, अनाउंस, बच्चों को कह दिया, टीचर्स को कह दिया कि आप अपना देख लो, मैं मेरा अपना क्या पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। तो वो क्या है, अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर टू दोज अफेक्टेड बाय इट। और या फिर क्या है, अनाउंस अनाउंस कुछ नहीं किया, मैंने सामान ही बेच दिया, कुर्सियां बेच दी, तो अब कैसे पढ़ाऊंगा फेस टू फेस। तो या तो क्या हो, दो बातें पूरी हो जानी चाहिए, एक तो मेरे पास प्लान है कि मैं ऐसे ऐसे बंद करूं, और दूसरा क्या है, मैंने वैलिड एक्सपेक्टेशन रेज कर दी है लोगों के मन में कि अब ये रिस्ट्रक्चरिंग होके रहेगी। कैसे, या तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया या प्लान। तो दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। पहला क्या, डिटेल फॉर्मल प्लान, और दूसरा लोगों को अब वैलिड एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अब ये क्या होगा, रिस्ट्रक्चर होके रहेगा। कैसे रहेगा, या तो मैंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, और या उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। और अनाउंसमेंट भी क्या है, सभी लोगों को जो उससे अफेक्ट होंगे, बच्चों को भी बोल दिया है अगली बार फेस टू फेस में अब आप रह गए तो हम अगली बार क्या है फेस टू फेस रिवाइज नहीं करवाएंगे, कैसे कराएंगे, वीडियो ही मिलेंगे, ठीक है पक्का। स्टाफ को बोल दिया कि अब रिसेप्शन वाले स्टाफ को, जो भी पानी पियोन, सबको बोल दिया है, भाई जी को, कि अब से तुम अपना ढूंढ लेना, साफ सफाई वाले सबको बोल दिया A to Z। तो वो क्या हो गया, अनाउंसमेंट। अब फॉर्मल प्लान में क्या होना चाहिए ये पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड बट वाज नॉट कम्युनिकेटेड और नो अदर स्टेप वाज टेकन। तो डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, तो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। सेकंड केस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड, डिटेल फॉर्मल प्लान बना दिया 20 अप्रैल को, और लेटर ऑफ वर सेंड टू कस्टमर, कस्टमर को भी बोल दिया कि अब हम तुम्हें माल नहीं बेच पाएंगे, हम ये यूनिट क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बंद। और रिडंडेंसी मतलब जॉब से निकालना, किसको दे दिया, स्टाफ को नोटिस दे दिया, सप्लायर्स को बोल दिया, मतलब जो हमसे माल खरीदते हैं उनको बोल दिया। तो इट इज एज्यूम रिलायबल एस्टिमेट भी कर सकते हैं। प्रोविजन के जनरल क्राइटेरिया क्या, अमाउंट भी रिलायबली क्या हो से एस्टिमेट। तो क्या होगा, इस बार प्रोविजन बनाने, इसमें नहीं बनाना, इसमें बनाना। अब किसका बनाना है, प्रोविजन किसका बनाना होता है, जो किसकी वजह से आई है कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, ना कि आगे की। तो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड रीट्रेनिंग, रिलोकेटिंग स्टाफ, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, ठीक है। अब मेरे को ऑनलाइन करना है, तो मेरे को तो ऑनलाइन कोई जानता नहीं है, मेरे को तो सब बीकानेर में जानते हैं, तो आगे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब जो भी स्टाफ को रखना है उनको आगे रिटेन करना पड़ेगा, उनको लैपटॉप कंप्यूटर आने चाहिए, ना कि क्या मार्कर भरने, और लैपटॉप कंप्यूटर और ये मोबाइल कैमरा वगैरह खरीदने पड़ेंगे। इनका कोई प्रोविजन नहीं बनाने, किसका बनाने, जो स्टाफ छोड़ देंगे,
कुछ को रिलोकेट कर लेंगे, जो रिलोकेट कर लेंगे उनको आगे ट्रेन करेंगे और ये सब करेंगे, उनका किसी का नहीं बनाना, क्योंकि वो तो आगे का डिसीजन है कि आप तो आगे ऑनलाइन भी ना चलाऊं। लेकिन जो नोटिस भेज दिया है या फेस टू फेस बंद कर दिया है, तो रेंट एग्रीमेंट जो क्या है उसका पेनल्टी देनी पड़ेगी, या कुछ गुड्स खरीदते थे और आगे बेचते थे, अब वो प्रोडक्ट बंद कर दिया है, दूसरा स्टार्ट करेंगे, तो जिनसे हमने सप्लाई के कॉन्टेक्ट कर रखे थे उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो तो अब भरनी पड़ेगी, उसका पास्ट इवेंट हो गया है क्योंकि मैंने रिस्ट्रक्चरिंग का सोच लिया। लेकिन आगे जो नए सिस्टम बनाने हैं उसको तो मैं ऑल्टरनेट 100 तरीके से खरीद सकता हूँ। तो आगे जो क्या है, वही मान लो कि मैंने फेस टू फेस से किस पर आने, ऑनलाइन पे, ठीक, तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसका प्रोविजन बनाना है नहीं, क्या पता आगे ना करूं मैं, ये इसका तो कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट राइज ही नहीं हुआ ना। क्या स्टाफ को रिट्रेनिंग की कॉस्ट का या नए लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने का इनका बनाना है नहीं, किन का बनाना है फिर, ये रेंट एग्रीमेंट ब्रीच होगा, उसको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो स्टाफ के साथ एग्रीमेंट हो रखे थे वो ब्रीच होंगे, उनको जो पैसे देने पड़ेंगे वो, उन सब चीजों का क्या बनाना है, प्रोविजन। पक्का। एक्स सीमेंट के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कहाँ पर है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स सीमेंट ने क्या किया, क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन इन वन पर्टिकुलर स्टेट, एक स्टेट में बंद कर देंगे, कोई भी रीजन ना हो, इन्वायरमेंटल रीजन। डिटेल्ड फॉर्मल प्लान वाज आल्सो फॉर्मलाइज्ड एंड एग्रीड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितनों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, कितने खर्चे होंगे। डेट ऑफ इम्प्लीमेशन भी क्या कर दी, मेंशन है उसमें। मीटिंग हो गई कस्टमर्स के साथ, सप्लायर के साथ, वर्कर के साथ, उनको कम्युनिकेट करने के लिए। डू द एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इन सब में क्या है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ही होता है कि तुम्हें इतना कंपनसेशन दे देंगे, वो दे देंगे। बहुत सारे लोगों के साथ क्या नहीं होता, लीगली वो एंटाइटल ही नहीं है कंपनसेशन मांगने के। मैं बंद कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जिनके साथ, जैसे लीज एग्रीमेंट है तो शायद लिखा हो कि बीच में थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, लेकिन स्टाफ के साथ क्या है, कोई शादी करके थोड़ी आए, वो छोड़ सकता है, हम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कंपनी के बाकी इमेज क्या रहे, अच्छी रहे, तो इसलिए क्या है, उनको क्या दे देते हैं, कंपनसेशन। और कई बार उनसे भी क्या लिखा होता है, नोटिस वोटिस लिखा होता है कि तुम 3 महीने पहले छोड़ कर नहीं जाओगे, तो उनके भी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हमने छोड़ा तो हम भी तुम्हें देंगे, तो फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन जनरली ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनाना है या नहीं, यस, क्या है, बनाने। क्वेश्चन नंबर 4, यू लिमिटेड बच्चों क्या है, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें नंबर ऑफ सब्सिडरीज है, और ये क्या बना रही है, सीएफएस, किस साल के, 31 मार्च 2 के। ठीक है, कब अप्रूव हुए, ड्यू टू बी अप्रूव कब है, 15 मई को। इसके कुछ ट्रांजेक्शन है। जी लिमिटेड इसकी क्या है, सब्सिडरी है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में लगी हुई है। 31 जैन को क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर दिया कि इसको डिसकंटिन्यू करें, पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दी। हाँ बच्चों, इसने मुस्कान ने पागल ने वीडियो बंद कर दिया था, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। यू लिमिटेड लार्ज कॉन्ग्लोमरेट है, सीएफएस बना रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ अप्रूव हुआ है। जी लिमिटेड इसकी होली ओन सब्सिडरी है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, यहाँ तक मैंने बोल दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, डिसकंटिन्यू करना है, कब से, 30 अप्रैल 2002 से, एक बिजनेस, और उसका पब्लिक अनाउंसमेंट उन्होंने कब कर दिया, 15 फेब से ही कर दिया, 15 फेब से उन्होंने उसका क्या कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट। जी लिमिटेड के पास जिसको बंद करना है उसके पास कोई बहुत बड़ी एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं है, ठीक है, डज नॉट हैव मेनी एसेट्स लाइबिलिटीज। और आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल और पेबल कब तक आ जाएंगे, 31 मई तक। अनाउंस यहाँ कर दिया तो ट्रेड रिसीवेबल के रुपए आ जाएंगे यहाँ तक, और चुका भी देंगे। अगर नहीं भी आए तो क्या होगा, होल्डिंग कंपनी क्या करती रहेगी, कलेक्ट करती रहेगी कस्टमर से इसके बाद वाले। एम्प्लॉइज को ऑफर दिया टर्मिनेशन पेमेंट और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या तो टर्मिनेशन पेमेंट लेके निकल लो या ऑल्टरनेटिव तुम्हें रख लेंगे दूसरी सब्सिडीज के साथ। लास्ट कॉन्ग्लोमरेट है, तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिटेल्स। ऑन द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट इट इज एस्टिमेटेड, इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 540 टर्मिनेशन पेमेंट्स। और रीलोकेट जिनको रखेंगे उनके लिए कितने लगेंगे, 60 लैक्स। तो जिनको रखेंगे उनके रीलोकेशन का तो प्रोविजन बनाना नहीं, किसका बनाना है, 540 का। ठीक है, टर्मिनेशन पेमेंट है, इसका तो बनाना है, और इनको क्या ट्रेनिंग देंगे क्या नहीं देंगे ये तो फ्यूचर का डिसीजन है, तो इसलिए इसका प्रोविजन नहीं बना। एक्चुअल टर्मिनेशन पेमेंट कब हुई, 520 की 15 मई को, 15 मई मतलब अप्रूवल से पहले। ठीक है, तो अब ये कहता है इसमें दो ए साथ में लग जाएंगे, एक तो प्रोविजन बनाना है, दूसरा क्या, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अप्रूवल वाले दिन तक अगर हमें एडिशनल एविडेंस मिल रहे हैं, प्रोविजन एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं,
तो अप्रूवल वाले दिन तक अगर किसी चीज़ के एडिशनल एविडेंस मिल रहे हैं तो प्रोविजन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो हम प्रोविजन कितने का ही बनाएंगे, 520 का ही। अप्रूवल तक कुछ भी पता लग गया तो प्रोविजन 520 का बनाएंगे। और रीलोकेटिंग कॉस्ट का एस्टिमेशन चेंज हो गया, उसका कुछ करना ही नहीं है, वैसे भी प्रोविजन नहीं बनाना, तो 520 का बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके पास प्रॉपर्टी ले रखी थी ऑपरेटिंग लीज पर, और अगर प्रेजेंट वैल्यू देखी डिस्काउंटेड की तो 430। अब ये ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, काम बंद कर देंगे। आगे 6 तक ले रखी है तो वो ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 430 का प्रोविजन बनाना था। लेकिन 15 मई को हमने लेसर को कितने रुपए देके फ्री कर दिया, 410। तो ये भी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। और कितने का बनाएंगे, 410 का। तो बताओ प्रोविजन कितने का आएगा, 520 प्लस 410। साथ में किसका रेफरेंस दे देना, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का, ठीक है। कर लोगे आप। रिलोकेटिंग कॉस्ट का प्रोविजन नहीं बनाएंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस भी होंगे जब तक हम इसको बंद करेंगे 30 लाख के, उसका नहीं बनाएंगे। हाँ बच्चों, प्रोविजन के मेजरमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत और स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि प्रोविजन को मेजर कैसे करना है। ये ऑब्वियस सी बात है, एस्टिमेट लेना है तो बेस्ट एस्टिमेट लेना है। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ा देना, क्योंकि एस्टिमेशन है, बिल्कुल एक्यूरेट तो होगा नहीं, तो इसलिए प्रोविजन को कम मत करना, थोड़ा सा और बढ़ा देना। प्रेजेंट वैल्यू पर कब लाना है आपको बता दिया, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल है। फ्यूचर इवेंट्स को अलग से बात करता हूँ। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट्स से जो गेन आएगा उसको प्रोविजन में से माइनस नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। मान लो कि ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो कोई एसी वैसी बेचूंगा, तो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ ऑन मतलब गेन ऑन असेट जो आएगा डिस्पोज करने से, उसको अभी प्रोविजन में से कंसीडर नहीं करना। लीज एग्रीमेंट देना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, कोई एसेट बेचूंगा तो उससे फायदा भी आएगा। प्रोविजन की वैल्यू कम करनी है, नहीं करनी, ठीक है। फ्यूचर इवेंट अलग से डिस्कस करता हूं, पहले इतने का क्वेश्चन करता हूं। देखो, एक्स सोलर पावर लिमिटेड है, पावर कंपनी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है डिसमेंटल करने का 35 ईयर्स के बाद। कोई पावर प्लांट लगाया हुआ है, 35 ईयर्स के बाद इसको क्या करना है, डिसमेंटल करना है। तो उसका प्रोविजन अभी बनाएंगे, क्योंकि जैसे वो इंस्टॉल हो गया वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया। आप बंद भी कर दे तो भी क्या करना पड़ेगा, उसको तो डिसमेंटल करके ही छोड़ना पड़ेगा। 50 लैक्स का लग रहा है, लेकिन 5% क्या है रिस्क, कि एक्चुअल आउटफ्लो मोर ज्यादा भी तो हो सकता है, 50 लाख। तो इसलिए कितना कर दिया इसने, अरे 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 50 लाख की पीवी कितनी है, 30 लैक्स। 35 साल के बाद है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल है, तो इसलिए मेजरमेंट में क्या निकालनी पड़ेगी, पीवी प्लस रिस्क है, तो क्या कर दो, 5% और ऐड कर दो, पक्का। तो अब ऐसे ही है, मुझे ये पूछ लिया कि पीवी के पहले पीवी निकाल ली फिर 5% क्यों जोड़ा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे कर लो, रिस्क एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बस वो कैसे कर सकते हो आप, पहले पीवी निकाल लो और उसमें क्या कर दो, ऐड। और या फिर क्या कर दो, फ्यूचर आउटफ्लो में ऐड कर दो, फिर उसके बाद क्या निकाल लो, पीवी, ठीक है। या फिर क्या कर दो, डिस्काउंट रेट में एडजस्ट कर दो, जैसे मर्जी कर दो। डिस्काउंट रेट की वजह से लाइबिलिटी ज्यादा बननी चाहिए, रिस्क की वजह से लाइबिलिटी ज्यादा बननी चाहिए, तो डिस्काउंट रेट क्या करोगे, ज्यादा या कम, कम, ताकि पीवी क्या आ जाए, ज्यादा। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जैसा मर्जी करो। आपको तो क्वेश्चन जैसे देगा वैसे करोगे आप, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपने पहले फ्यूचर कैश फ्लो में जोड़ के पीवी की निकाल के, मतलब फ्यूचर क्लोज कैश फ्लो में क्यों करा, नहीं जोड़ सकते क्योंकि पहले से पीवी दे रखी है हमने उसकी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं। अब फ्यूचर इवेंट्स में क्या करता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड रिफ्लेक्ट्स अ objective observers taking into account all the available evidence as to the technology will be available on the date of cleaning up। देखो मेरे को क्लीन अप के कॉस्ट का क्या बनाना है, प्रोविजन। अभी कैसे, जैसे मान लो डिसमेंटल अभी कैसे हो रहा है, क्रेन आती है तोड़ती है, ऐसे हो रहा है। हो सकता है 20 साल बाद ब्लास्ट हो जाए, मतलब ब्लास्ट अभी भी करने लगे गए कुछ कुछ जगह। बिल्डिंग को गिराने का तरीका क्या हो गया, एक ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, वो बिल्डिंग गिर जाती है और आसपास को एनवायरमेंट को क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। आजकल भी ऐसा चल रहा है। लेकिन 20 साल बाद मैं सोचूं कि उस समय क्या होंगे, फूंक मारेंगे और उस तरह से बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी पक्का आएगी नहीं। लेकिन इस तरह से नहीं सोचना है, उसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि ये आएगी। Thus, it is appropriate to include, for example, expected cost reductions associated with increased experience in applying technology, or expected cost of applying existing technology to a larger or more complex cleanup operation that has previously been carried out। लेकिन क्या नहीं करना,
एन एंटिटी डज नॉट एंटिसिपेट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही नई आ जाएगी, उसका अभी है ही नहीं, उसको एक्सपेक्ट नहीं करना। सर वो ठीक है, ऊपर वाली लाइन ने कहाँ छोड़ के चले गए, उनको तो बताओ। ये तो आपने पहले ही बता दिया, एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अभी है ही नहीं वो, उसको एक्सपेक्ट करना है नहीं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको चलाते चलाते हम एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा, कॉस्ट कम लगेगी पक्का। जैसे जैसे आप एक काम को बार बार करते रहते हो तो आपको पता लग जाता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट कम लगेगी, उसको आप सोच सकते हो। क्योंकि 40 साल बाद यही टेक्नोलॉजी क्या होगी, टेक्नोलॉजी यही रहेगी, लेकिन एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि क्या है, बोलो, कि कम समय में हम ये काम कर पाएंगे, हमारी लेबर भी एफिशिएंट होती जाएगी उस समय तक। तो वो क्या है, कंसीडर कर लो। या लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स क्लीन ऑपरेशन पर अगर लगा रहे हो, जैसे पहले हमने इतना सा एरिया साफ किया था, 10 लाख लग गए। अब इतना बड़ा एरिया, इसका 5 टाइम्स एरिया है, तो 48 ही लगेगा, 50 लैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये बार बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बार लगेगी, ठीक है। ट्रक यहाँ करके रोक दिया तो वापस इग्नाइट करना पड़ता है, तो वापस चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रेच में हो जाएगा, तो बार बार इग्निशन चार्जेस नहीं लगेंगे। 100 बातें हो सकती है लार्जर एरिया पर काम करने के लिए, वो सब सोच लो, लेकिन कंप्लीटली नई टेक्नोलॉजी को एंटिसिपेट नहीं करना, पक्का। तो ये क्या था, फ्यूचर इवेंट। तो प्रोविजन में बेस्ट एस्टिमेट लेने, अरे बेस्ट एस्टिमेट लेने। दूसरा क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज की वजह से बढ़ाना है, या तो फ्यूचर आउटफ्लो में बढ़ा लो, 20 साल बाद कितना एक्स्ट्रा लगेगा रिस्क, और फिर उसके बाद पीवी निकाल लो, या पहले पीवी निकाल लो फिर बढ़ा लो। या फिर क्या है, डिस्काउंट रेट में चेंज कर दो। प्रेजेंट वैल्यू कब लेनी है, जब टाइम वैल्यू ऑफ मटेरियल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल। फ्यूचर इवेंट्स को कंसीडर करना है, यस इनमें इंप्रूवमेंट मान लो, लेकिन बिल्कुल ही कुछ अभी है ही नहीं, और ऐसा नया मत सोचो। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना। बच्चों अब ये स्टडी मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स है, छोटे छोटे हैं, ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सुनना ध्यान से। ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसकी कॉस्ट क्या होगी ज़्यादा और बेनिफिट्स क्या होंगे कम। जैसे मुझे 2 लाख पर एक मशीन खरीदनी थी, कल हमने बात की थी, फिर मैंने अपने प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी बेच दी, और मशीन को बेचने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो 2 लाख रुपए का क्या हो गया, ऑन रिस्क। बेनिफिट कुछ बचा नहीं, तो 2 लाख का प्रोविजन अभी बनाना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिस्क नहीं माने जाएंगे जहां आपको प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कितने का, 23 पैसे पर यूनिट पर गैस परचेज करने का इसकी कंपनी से, लेकिन अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो रखा है, तो मुझे तो 23 पर करनी पड़ेगी। मार्केट में मुझे कितने पर भी मिल रही है, 60 पैसे पर, 16 पैसा पर मिल रही है। लेकिन मैं 23 पैसा भी अगर देता हूं ना, तो भी क्या होता है, मेरा आगे बिक जाता है प्रॉफिट पर। तो अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट बर्डनसम तो लग रहा है कि 23 पैसे पे खरीदना पड़ रहा है, जबकि बाजार में कितने पर मिल रही है, 16 पैसे पे। एग्रीमेंट इससे पहले हो गया, लेकिन मुझे, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं 23 पैसे पर भी खरीदता हूं तो भी मेरा आगे किस पर बिकता है, प्रॉफिट पर। तो इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑन रिस्क। ऐसा ही एक और है, एक एंटिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी सप्लायर। एंटिटी इसको टर्मिनेट करना चाहती है क्योंकि मेरे पास चीपर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो क्या प्रोविजन बनाऊंगा या नहीं, बोलो। It can enter into a cheaper contract with the new supplier even though it will have to still have 2 years to run. It will incur a charge for termination of this contract. तो क्या एक दो में प्रोविजन बनाऊंगा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी एग्जिस्टिंग इन 2-3, अगले साल इस कॉन्ट्रैक्ट से इसको खरीदना ही पड़ेगा मुझे उससे 2-3 में। तो क्या एक दो में इसका प्रोविजन बनाऊं या नहीं। अब प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन रिस्क, और ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिस्क नहीं है तो प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑनरेस्ट थोड़ी है, मुझे सस्ता किसी और से मिल रहा है, ये 10 पे दे रही है, दूसरा 8 पे दे रहा है, तो ठीक है बर्डन सम है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या है, आगे 10 पे खरीद के मैं आगे 15 में बेच रहा हूँ, तो ऑनरेस्ट थोड़ी है। बेनिफिट्स क्या है, ज्यादा है, बेनिफिट्स कम नहीं है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस्ट नहीं है। देखो एक्स केमिकल लिमिटेड किसमें, केमिकल इंडस्ट्री में, और इसने क्या है, अपना डैमेज कहाँ किया है, इन्वायरमेंटल को डैमेज किया है। क्यों, क्योंकि इसने अपना वेस्ट रिवर में डाल दी। अब ये क्लीन अप भी नहीं करती, क्लीन अप मतलब साफ सफाई नहीं करती, क्योंकि ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं था। और इसको क्या 40 साल हो गए ऐसे खराब करते हुए। 31 मार्च को स्टेट लेजिस्लेचर पास हो गया कि ऑल पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज टू क्लीन अप द रिवर वाटर ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, द फॉर्मल गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ लॉ इज पेंडिंग। तो क्या करेंगे,
पास्ट इवेंट क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, और लो क्या है, वर्चुअली सर्टेन है कि आ जाएगा, तो क्या है, तो मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए। सुनो, मैंने रिवर गंदी कर दी, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने कमिट किया हुआ है किसको, लोकेलिटी को, आसपास की, तो मेरा फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, तब मैं प्रोविजन बनाऊंगा। मैंने रिवर गंदी कर दी, कोई लॉ नहीं है और कोई कमिटमेंट भी नहीं है, तो क्या होगा, प्रोविजन बनाऊंगा या नहीं? नहीं, नहीं, फिर नहीं, मैंने कमिटमेंट नहीं किया और कोई लॉ भी नहीं है, मैंने रिवर गंदी कर दी, लॉ अभी बना है और बोला कि जो ऑलरेडी हो गया उसको छोड़ो, आगे से करना है, तो भी कोई प्रोविजन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है वो, तो आगे खराब करूं ना करूं। मैंने रिवर गंदी कर दी, लॉ पास हो गया और पास वाले को ठीक करना है, तब प्रोविजन बनाना है। ठीक है, ये 4-5 अलग अलग तरीके से पूछेंगे। हाँ बच्चों, अब कुछ स्टडी मटेरियल्स के क्या है एग्जाम्पल्स। मैंने आपको बोला था चाहे रिवीजन हो कुछ भी हो, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं अगर कोई भी चीज काम की। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल 21, अ कोर्ट केस। एक वेडिंग हुई, 10 मर गए। मैं सोचा था कितने मरते हैं, 2, लेकिन इन्होंने क्या बोला, 10 मर गए। क्यों? फूड पॉइजनिंग। शादी थी मुस्कान की, इसमें क्या है, प्रिंस केटरर था, तो इसका खाना बेकार था और कितने लोग मर गए, 10 लोग। अब प्रिंस पे क्या हो गया, केस। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल, इस दिन, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक हम इशू कर रहे थे, लॉयर ने क्या बोला कि अपनी कोई लाइबिलिटी आएगी नहीं, मर गए तो मर गए, लेकिन तब भी अपनी लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगले साल के टाइम लॉयर क्या बोल रहे हैं, owing to development in case it is probable that entity would be found liable। रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं। देखो ये लाइन ना लिखती ना, तो कैसे मरे हुए का कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, मतलब प्रोविजन बनाना है या नहीं, इसके लिए इस बात का मत सोचना कि एस्टिमेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले साल नहीं बनाना, दूसरे साल बनाने। क्यों? क्योंकि क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो क्या, सॉरी 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 सॉरी, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, क्योंकि मोर देन 50% चांस नहीं थे। अब कह रहे प्रोविजन नहीं बनाना, लेकिन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिखाना है, और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी कब मत दिखाओ, जब आउटफ्लो क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो, रिमोट हो, बहुत ही कम हो। तो क्या है, प्रोविजन नहीं बनाना, लेकिन क्या बनाना है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बनानी। ठीक है, और उसके बाद भी अनलेस लिख देना। अनलेस मतलब कब नहीं बनानी, जब रिमोट चांसेस। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, मोर देन 50 हो गया तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, तो दूसरे साल में प्रोविजन बनाने। एन एंटिटी ऑपरेट्स एन ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में क्या चाहिए कि ऑयल रिग जो आपने बनाई है, समुद्र के किनारे पर क्या बनाई है इसने, ऑयल रिग, मतलब समुद्र के अंदर ही बनती है ऑयल रिग, और किनारों से फिर क्या आता है, जो ऑयल निकलता है एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो किनारे तोड़ता जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किनारे रिस्टोर करके देने पड़ेंगे समुद्र के। 90% किसकी वजह से है, ऑयल रिग की वजह से, उसको बिल्ड करने से, और 10% क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। जैसे ये पानी यहाँ ऑयल रिग्स बनाई, तो इसके लिए बहुत सारा क्या आया, मटेरियल आया जो इसके अंदर लगा, तो 90% तो किस में ही लग गया, ऑयल रिग बनाकर तोड़ने में। और 10% क्या होगा, अब ये ऑयल रिग तेल वेल निकालेगी और यहाँ पर वापस ट्रक लेकर जाएंगे, तो 10% कब टूटेगा, जब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और 90% कब हो गया, बनाने में। और एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बट ऑयल अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो कितनी इवेंचुअल कॉस्ट का प्रोविजन बनाऊं, 90%। कितने का बनाना है, 90% का। ठीक है, 10% का कब बनाना है, जब हम एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो 90 का बनाना है। और इसमें साथ में क्या लिख देना है, ये एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड। ठीक है, ये 90% का जो होगा वो क्या होगा, दीज कॉस्ट आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑयल रिग। ये किस में लिखा हुआ है, पीपी में। ये तो क्या बोलता है, मेरे से डेबिट मत पूछो, केस हो रहा है, डेबिट किसको कर देना, पी एंड एल को। असेट का डिसमेंटलिंग का प्रोविजन है, डेबिट किसको कर देना, पीपी को। ठीक है, डेबिट ओबिट का नहीं कहता, ये तो बताता है क्रेडिट करना है या नहीं करना, प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना। एक एंटिटी ऑयल इंडस्ट्री में कंटेमिनेशन मतलब खराब कर देती है, बट क्लीनअप्स तभी करती है जिन जिन देशों में क्या है, लो है, बाकी जगह पर क्या है, नहीं करती। 10 देशों में ऑपरेशन है, 3 देशों में क्या है, लिखा हुआ है कि सही करना पड़ेगा, तो वहां करता हूँ, साथ में नहीं करता। एक कंट्री जहां अभी तक कोई लो था नहीं और हम खराब कर रहे थे कई सालों से, अब वर्चुअली सर्टेन हो गया है कि लो आएगा, रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है, तो क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना
पड़ेगा। और जहाँ पर खराब कर दिया है, अभी तक कोई लॉ नहीं आया, तो क्या है, कोई प्रोविजन नहीं बना। सेकंड, ऑयल इंडस्ट्री में कोई इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन नहीं है, तो देखकर लगता है कि नहीं बनाना। लेकिन एनटीटी की वाइडली पब्लिश्ड इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, जिसमें उसने बोला है कि हम क्या करेंगे, सही करके देंगे। और एनटीटी का रिकॉर्ड भी है कि इन पॉलिसीज को क्या करना, ऑनर। इस तरह के ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो प्रोविजन बनाने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि हमारी पॉलिसीज से, हमारे स्टेटमेंट से, या क्या है, हमारे एक्शन से लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी है। आज मैं बोलूँ कि मुस्कान फर्स्ट आ गई तो मैं क्या दिलाऊंगा, फॉर्च्यूनर, तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं हुई, ठीक है। समझ रहे हो? तो हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, एक बार इस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस। पैटर्न बनाए किससे, पास्ट की प्रैक्टिस से, या हमारी पॉलिसी से, या हमारे स्टेटमेंट दिए खुद से बोला है। टाटा करता था, टाटा ग्रुप क्या है, करता है। एयर इंडिया के लोग क्या हो गए, खत्म हो गए थे अभी, या ताज होटल में टेररिस्ट आ गए थे, तो वो पास्ट प्रैक्टिस था कि क्या है, टाटा ग्रुप में ऐसा कुछ होता है तो वो रुपए देते हैं, ठीक। पब्लिश्ड पॉलिसीज से, या हमारी पॉलिसी हमने पब्लिश कर रखी है, और या फिर करंट स्टेटमेंट दिए हमें ओपनली जा करके, जिससे एंटिटी ने इंडिकेट किया है कि ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करेगी, एंड एज अ रिजल्ट इसकी वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशन भी आ गई सामने वाले के माइंड में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेना, बहुत जगह आएगा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का। एक तो उसमें आता ही आता है रिस्ट्रक्चरिंग में, कि हम एम्प्लॉय हटाते हैं तो जनरली कंपनसेशन देते हैं, तो किस वजह से देते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन से, कि बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे तो 5-5 महीनों की क्या दे दो, सैलरी दे दो, इतने में नई जॉब ढूंढ लेंगे, चाहे हमारा ऑब्लिगेशन था या नहीं था। और दूसरा अभी ये क्वेश्चन था कि हमारी वाइडली पब्लिश्ड पॉलिसीज है, बेटा तो देखेगी बंद नहीं करेगी क्या, वाइडली पब्लिश्ड क्या है हमारी पॉलिसीज, जिससे हम कंटेमिनेशन को सही करेंगे, और हमारा रिकॉर्ड है ऑनरिंग का, मतलब लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऑनर करते हैं। आज कोई पॉलिटिशियन बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई एक्सपेक्टेशन आती है 2047 में कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। लेकिन टाटा ग्रुप बोल रहा है तो फिर क्या, एक्सपेक्टेशन भी आती है कि अब ये कह रहा है ऑनर करते हैं हम, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है पक्का, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी आई होगी। इनकी बातों से क्या होता है, लोग मानते हैं कि ऑनर करते आए हैं पास। अब रिफर्बिशमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ठीक करना, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट है, और 3 सालों में उसको एक बार क्या करना होता है, ठीक। तो पहले दूसरे साल में कोई प्रोविजन नहीं बनाना, तीसरे चौथे साल में, ये पहले साल के अंदर कोई प्रोविजन बनाऊंगी, उसको बार बार, मतलब 3 साल के बाद एक्सटेंसिव चेक करो, और कोई ठीक करना है तो उसको क्या करो, ठीक करो। तो कॉस्ट लगेगी, तो पहले साल में, दूसरे साल बेच दूं एयरक्राफ्ट को, दूसरे एयरक्राफ्ट खरीद लूंगा, तो रिफर्बिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 सालों तक तो मुझे नहीं बनाना। अब चौथे साल भी मैंने बिना रिफर्बिशमेंट के कर दिया, तो रिफर्बिशमेंट कॉस्ट का तो नहीं बनाना, क्योंकि फिर बेच दूं तो ठीक करके बेचना जरूरी नहीं है, प्लेन को आग लगा दूं, रिफर्बिश करना जरूरी नहीं है। लेकिन तीसरे साल के बाद अगर मैंने क्या किया, प्लेन चलाया है, तो मुझे किसका बनाना पड़ेगा, पेनल्टीज का, ठीक। स्मोक फिल्टर का बच्चों कल ही बता दिया था। स्टाफ रिट्रेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम टैक्स सिस्टम। इनकम टैक्स नया आने वाला है अगले साल, ठीक है। जीएसटी में चेंजेस आते हैं, और मैं कौन हूँ, पीडब्ल्यूसी। तो मुझे अपने स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा काम चल नहीं पाएगा। तो मैं पीडब्ल्यूसी केपीएमजी टाइप का हूँ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में हूँ, और मुझे अपने स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, रिट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारे ऑडिट कैसे करेंगे। तो इनको रिट्रेन करना पड़ेगा। और क्या अभी तक कोई रिट्रेनिंग हुई नहीं है, तो प्रोविजन बनाना है या नहीं। इनकम टैक्स इतना चेंज हो गया है कि बिना रिट्रेन के काम नहीं होगा। नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, मैं अपना काम बंद कर दूं तो रिटर्न करके बंद करूंगा, इनको हटा दूं, नए वाले सीए रख लूं, ये पुराने हैं, इनको पुराना आता है, नए जो सीए बने उनको तो नया आता है, तो इनको हटा दूं, उनको रख लूं, तो इनको रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। बाय बाय, लव यू सो मच। सारा का सारा इंडेक्स हो गया, बाय।